हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं डीपी एक बार पुनः आप सभी के यूट्यूब चैनल संस क्लासेस पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी वीडियोज को कंटिन्यू देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कल के जो वीडियो था उसमें एक कमेंट आया था स्टूडेंट का कि जो नाइट्रोजन है और फास्फोरस है, इन दोनों की अगर हम बात कर लें तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 7, फास्फोरस का कितना होता है 15। नाइट्रोजन का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग लिखे तो 2 और 5, और इस फास्फोरस का लिखे तो 2, 8 और 5। दोनों के आउटर सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 5 5। मतलब नाइट्रोजन के वाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है 5, फास्फोरस के भी वाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है 5। लेकिन जो फास्फोरस है ये दोनों प्रकार के हाइलाइट का निर्माण करता, मतलब px3 और px5 दोनों प्रकार के हाइलाइट का निर्माण करता है, जबकि नाइट्रोजन केवल और केवल NX3 प्रकार के ही हाइलाइट का निर्माण करता है। ये कभी भी NX5 प्रकार के हाइलाइट का निर्माण नहीं करता। तो क्वेश्चन क्या था कि जो फास्फोरस है प्रॉपर वे में अगर हम बात कर ले तो जो फास्फोरस है ये PCl3 और PCl5 दोनों प्रकार के हाइलाइट बनाता है, जबकि नाइट्रोजन ऐसा नहीं करता। मतलब नाइट्रोजन कभी भी px5 प्रकार के हाइलाइट का निर्माण नहीं करता। ऐसा क्यों? तो आइए समझते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। इसके आंसर को हम लोग आगे समझेंगे कि कैसे ये पॉसिबल है कि फास्फोरस PCl3 और PCl5 दोनों, मतलब px3 और px5 दोनों प्रकार के हाइलाइट बनाता है, जबकि नाइट्रोजन केवल और केवल NX3 प्रकार के ही हाइलाइट का निर्माण करता है। NX5 प्रकार के हाइलाइट का ये निर्माण नहीं करता है। ऐसा क्यों? तो आइए देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम सबसे पहले क्या करें, फास्फोरस परमाणु क्रमांक कितना होता है 15। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें कौन सा, ऑफ बाउ वाला, मतलब ऊर्जा क्रम वाला। तो क्या होगा 1s2, फिर 2s2, 2p6, फिर क्या होगा 3s2, 3p3। काउंट करें इलेक्ट्रॉन तो 2, 2, 4 और 6, ये कितने हो गए 10 और 2 12 और 3 15। तो अगर यहाँ पर देखें तो ये क्या लिखा 1s2, इसके लिए मुख्य क्वांटम संख्या n की वैल्यू कितनी है 1, मतलब ये कौन सा कोष है पहला। इसके लिए मुख्य क्वांटम संख्या n की वैल्यू कितनी है 2, इसके लिए भी कितनी है 2, तो मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कौन सा कोष होगा दूसरा, और ये कौन सा इसका कोष है तीसरा। तो हमें पता है कि जो तीसरा कोष होता है उसमें कितने सेल होते हैं 3, कौन कौन से 3s, 3p और 3d, ये 3 सेल होते हैं किसमें तीसरे कोष में। तो इस फास्फोरस का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 1s2, 2s2, 2p6, फिर क्या होगा 3s2 और 3p3। आगे इसी तीसरे कोष में एक सेल और आएगा क्या 3d। जब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है फास्फोरस के पास तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 3d0। किसको लिख सकते हैं 3d0, इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि तीसरे कोष में 3 सेल होंगे 3s, 3p और 3d। तो 3s में कितने इलेक्ट्रॉन 2, 3p में कितने इलेक्ट्रॉन बचे थे फास्फोरस के पास, यहाँ तक 12 हो गए थे, तो इसमें 3 बचे थे, तो हम लोगों ने इसको क्या लिख दिया 3p3। और 3d में इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं अवेलेबल है, इसलिए क्या लिखा जाएगा 3d0। अब इसको अगर हम थोड़ा और डिटेल में लिख लें, किसको, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को, तो ये पहला कोष, ये दूसरा कोष, ये कौन सा कोष है इसका तीसरा। इसी कोष को हम लोग क्या बोलते हैं वाह्यतम कोष या फिर संयोजी कोष। तो इसके वाह्यतम कोष को अगर हम लोग थोड़ा और बड़ा करके लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं 3s2। अब ये जो 3p3 है क्या है 3p3, तो यहाँ पर कौन सा कक्षक है p, और p कक्षक का आकार कैसा होता है डंबलाकार। अधिकतम इलेक्ट्रॉन इसमें कितने भरे जा सकते हैं 6, और इसके उपकोष कितने होते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पता है कि p कक्षक के उपकोष कितने होते हैं 3। पहले का नाम क्या होता है px, दूसरे का py, तीसरे का pz, और यहाँ पर कोष की संख्या कितनी है 3, तो इनके आगे हम क्या लिख सकते हैं 3 3 ऐसे लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन कितने इसमें 3, तो अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दें, एक ऐसे भर दें, तो ये प्रोसेस क्या होगी गलत। क्यों? क्योंकि हुंड का नियम क्या कहता है कि किसी परमाणु के विभिन्न उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मक मतलब जोड़ा बनेगा, ये श्योर है। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा, पहले सभी उपकोषों में एक एक इलेक्ट्रॉन को भरना चाहिए। तो यहाँ पर इसको हम लोग क्या भरेंगे 3p3 को, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें भर देंगे, एक इसमें भर देंगे और एक इसमें, ऐसे इलेक्ट्रॉनों को हम लोग इसमें फिल कर सकते हैं। तो ये जो लिखा है क्या वाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3s2, 3p3 और 3d0, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3s2।
अब अगर 3p3 को अगर हम लोग लिखना चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3px, और x में कितने इलेक्ट्रॉन, एक, तो इसको क्या लिखेंगे 3px1, इसको क्या लिखेंगे 3py1, इसको क्या लिखेंगे 3pz1। तो इस 3p3 के स्थान पर हम लोग ये चीज़ लिख सकते हैं क्या, 3px1, 3py1 और 3pz1। अब ऐसे ही हम बात कर ले किसकी, डी कक्षक की। तो डी कक्षक का आकार कैसा होता है, द्विडंबलाकार, अधिकतम इलेक्ट्रॉन 10, इसके उपकोष कितने होते हैं 5, कितने होते हैं 5 उपकोष। पहले का नाम क्या होता है, dxy dyz, फिर dzx, फिर क्या होता है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और क्या होता है dz स्क्वायर। ये किसके नाम है, डी कक्षक के उपकोषों के। जो आगे वाले उपकोष होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं T2g, इनको क्या बोलते हैं स्क्वायर वालों को Eg। इनकी ऊर्जा क्या होती है कम, इनकी ऊर्जा क्या होती है ज़्यादा। तो ये जो 3d0 लिखा है इसके स्थान पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तो कोई होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर P के पास मतलब फास्फोरस के पास कोई भी और इलेक्ट्रॉन नहीं है जो डी कक्षक में प्रवेश किया जाए, ठीक। या फिर इसको हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं 3dxy, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं तो क्या लिखेंगे 0, 3dyz में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं तो 0। तो इस 3d0 की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं 3dxy 0, 3dyz 0, चाहे तो ये 5 के 5 उपकोष आगे हम लोग लिख सकते हैं। तो ये किस अवस्था का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, फास्फोरस की मूल अवस्था का। किस अवस्था का, मूल अवस्था का। तो अगर हम यहाँ पर बात कर लें कि जो ये फास्फोरस मूल अवस्था में है तो इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, 2 और ये 3। ये P में कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 1 है सभी में। तो ये कैसे इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित। हमें पता है कि P में अधिकतम कितने हम लोग भर सकते हैं 6, मतलब अभी 1 इलेक्ट्रॉन इसमें भर जाएगा, 1 इसमें और इसमें, ऐसे 1 1 इलेक्ट्रॉन अभी हम सभी P के उपकोषों में भर सकते हैं। तो इस फास्फोरस के पास मूल अवस्था में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 3, 1 2 3, यानी कि यहाँ पर 1 1 सीट क्या है खाली, अभी 1 1 सीट क्या है खाली। तो हाइड्रोजन को अगर हम देखें तो हाइड्रोजन में जैसे हम फ्लोरीन ले लें परमाणु क्रमांक 9 2 और 7, क्लोरीन ले लें परमाणु क्रमांक 17 2 8 और 7। तो कोई भी हाइड्रोजन तत्व हो उसकी अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 7। कहने का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करना चाहे तो करेगा केवल 1 इलेक्ट्रॉन की, क्यों, क्योंकि 7 हैं, अगर 1 की साझेदारी कर ले तो इसमें कितने हो जाएंगे 8, इसका अष्टक क्या हो जाएगा पूरा। तो ये जो फास्फोरस है ये मूल अवस्था में इसके पास 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। अब अगर इससे हाइड्रोजन आए साझेदारी करने तो एक हाइड्रोजन परमाणु किससे साझेदारी कर लेगा 3px1 वाले ऑर्बिटल से, एक किससे साझेदारी करेगा 3py1 वाले ऑर्बिटल से, एक हाइड्रोजन किससे साझेदारी करेगा 3pz1 वाले ऑर्बिटल से। तो मूल अवस्था में ये फास्फोरस कितने हाइड्रोजन परमाणुओं से साझेदारी कर सकता है 1 2 और 3। बस यही रीजन है कि मूल अवस्था में फास्फोरस जब हाइड्रोजन से साझेदारी करेगा तो ये किस प्रकार के हाइलाइट का निर्माण करेगा px3 प्रकार के हाइलाइट का निर्माण करेगा। कैसे हाइलाइट का निर्माण करेगा px3 प्रकार के। अब यही फास्फोरस जब किस अवस्था में जाएगा अपनी उत्तेजित अवस्था में, किस अवस्था में जाएगा उत्तेजित अवस्था में। तो उत्तेजित अवस्था में होगा क्या कि ये जो 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चला जाएगा 3dxy 0 में, कहाँ चला जाएगा 3dxy 0 में। तो इसके वाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा 3s1, फिर क्या होगा 3px1 3py1 और 3pz1, और इधर क्या हो जाएगा 3dxy 0 है तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन आएगा किसका s वाले ऑर्बिटल से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3dxy1, क्या हो जाएगा 3dxy1। अब ये जो उत्तेजित अवस्था में फास्फोरस है, अब इसको अगर ध्यान से देखें तो इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1 2 3 4 और ये 5। तो एक हाइड्रोजन इस वाले ऑर्बिटल से साझेदारी करेगा, एक इससे एक इससे एक इससे और एक इस वाले ऑर्बिटल से। तो उत्तेजित अवस्था में फास्फोरस कितने हाइड्रोजन परमाणुओं से साझेदारी कर सकता है 1 2 3 4 5। तो ये क्या बना लेगा px5 प्रकार के हाइलाइट का निर्माण कर लेगा कौन फास्फोरस।
तो यहाँ पर अगर हम बात कर लें फास्फोरस की, तो फास्फोरस जब अपनी मूल अवस्था में होता है तो मूल अवस्था में इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या केवल कितनी होती है? 3। इसलिए ये केवल 3 ही हाइड्रोजन परमाणुओं से साझेदारी करेगा और किस प्रकार के हाइलाइट का निर्माण करेगा? px3 प्रकार के हाइलाइट का निर्माण करेगा। और जब यही फास्फोरस अपनी उत्तेजित अवस्था में जाएगा तो इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाती है? 5। अब ये कितने हाइड्रोजन परमाणुओं से साझेदारी करेगा? 5 से। तब जाकर के ये किस प्रकार के हाइलाइट का निर्माण करेगा? px5 प्रकार के हाइलाइट का निर्माण ये करेगा। कौन? फास्फोरस। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करेंगे किसकी? नाइट्रोजन की। तो अगर हम नाइट्रोजन की बात कर लें कि नाइट्रोजन क्या NX5 प्रकार के हाइलाइट का निर्माण करेगा कि नहीं करेगा, तो देखते हैं। सबसे पहले नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक 7, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 1s2 2s2 और क्या होगा? 2p3। अब 2d तो होगा नहीं, यहाँ पर 2d नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दूसरे कोष में केवल 2 ही सेल आते हैं। एक क्या आता है? 2s, एक क्या आता है? 2p। तो s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 और p में कितने इलेक्ट्रॉन? इसके 3। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं नाइट्रोजन के पास? 7। तो 2 2 4 और 3 ये 7। अब इसकी अगर हम मूल अवस्था या उत्तेजित अवस्था का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें किसका? वाह्यतम कोष का। तो वाह्यतम कोष का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग लिखना चाहें तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 2s2, फिर 2p3 है ना, तो p कक्षक है, उपकोष कितने होंगे इसमें? 3। पहले का नाम px, दूसरे का py, तीसरे का pz। कोष की संख्या कितनी है? 2। तो सभी के आगे कितना कितना लिख देंगे? 2। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, 1 इसमें और 1 इसमें। तो इस 2p3 की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2px1, 2py1 और 2pz1। तो ये नाइट्रोजन की किस अवस्था का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा? हम कह सकते हैं मूल अवस्था का भी है और ये उत्तेजित अवस्था का भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये मूल अवस्था में भी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसके पास कोई अन्य मतलब ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है कि ये उत्तेजित अवस्था में जाने पर अपने 2s2 वाले 2 इलेक्ट्रॉनों से 1 इलेक्ट्रॉन का क्या कर दे? ट्रांसफर। ऐसी कोई यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं बन रही। किसके पास? नाइट्रोजन के पास। तो ये नाइट्रोजन के वाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब इसके अगर वाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम ध्यान से देखें तो इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 3। अब इससे कितने हाइड्रोजन परमाणु साझेदारी कर सकते हैं? एक हाइड्रोजन परमाणु किससे साझेदारी करेगा? 2px1 वाले ऑर्बिटल से। एक किससे करेगा? 2py1 वाले से। एक किससे करेगा? 2pz1 वाले ऑर्बिटल से। तो नाइट्रोजन किस प्रकार के हाइलाइट का निर्माण करेगा? NX3 प्रकार के ही हाइलाइट का निर्माण करेगा। अब ये किस अवस्था का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? मूल। अगर इसकी हम उत्तेजित अवस्था का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना भी चाहें तो यहाँ पर कोई भी आगे खाली कक्षा उपलब्ध नहीं है जिससे ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए? ट्रांसफर हो जाए और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो? बढ़ जाए। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। इसलिए नाइट्रोजन केवल और केवल किस प्रकार के हाइलाइट का निर्माण करेगा? केवल और केवल NX3 प्रकार के ही हाइलाइट का यह निर्माण करेगा। तो ये था आंसर किसका? नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों के हाइलाइट कंपाउंड के निर्माण का। तो अगर हम बात कर लें कि फास्फोरस px3 और px5 दोनों प्रकार बनाता है जबकि नाइट्रोजन केवल और केवल क्या बनाता है? NX3 टाइप। ऐसा क्यों? तो फास्फोरस के वाह्यतम जो कोष था उसमें खाली डी कक्षा उपलब्ध थी। क्या उपलब्ध थी? खाली डी कक्षा, जिसके कारण ये फास्फोरस क्या कर रहा था? अपने वाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों का प्रसार कर रहा था, अपने वाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों का विस्तार कर रहा था। इसलिए इसकी उत्तेजित अवस्था के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपको कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखने को मिले थे? 5। इसलिए ये फास्फोरस px5 प्रकार के भी हाइलाइट का निर्माण कर लेता है जबकि नाइट्रोजन के पास कोई खाली कक्षा उपलब्ध नहीं है जिससे ये अपने वाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों का विस्तार नहीं कर पाता। इसलिए नाइट्रोजन केवल और केवल NX3 प्रकार के ही हाइलाइट का निर्माण करेगा। ये कभी भी NX5 प्रकार के हाइलाइट का निर्माण नहीं कर पाता। कौन? नाइट्रोजन। तो ये था आपके क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद करते हैं आप इसको बहुत ही बेहतर तरीके से समझे होंगे। अगर आपके पास कोई अन्य भी प्रॉब्लम है, मतलब कोई भी क्वेश्चन है किसी भी वीडियो से रिलेटेड, तो आप उसको पूछ सकते हैं। कोशिश हम लोग ये करेंगे कि आपको बहुत ही जल्द जो आपका क्वेश्चन उसका आपको आंसर प्रोवाइड कर दिया जाए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स।